नमस्कार। आज हम इतिहास में एक बहुत लंबा सफर करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि वो शक्तिशाली प्राचीन फारसी साम्राज्य जो अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था, आज के आधुनिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में आखिर कैसे बदल गया। ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के बदलने की कहानी है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, फारस या ईरान। ये सिर्फ दो नाम नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग दौर और पहचानों को दिखाते हैं। और यही सवाल हमें इस देश के दिल में ले जाता है, ये समझने के लिए कि वक्त के साथ ही कैसे बदला है। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक गिनी जाती है, जो अपने बादशाहों और साम्राज्यों के लिए जानी जाती थी, वो अचानक दुनिया के सबसे नए गणराज्यों में से एक बन जाती है। ये किसी जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक भूकंप जैसा था। इस विश्लेषण में हम इसी बदलाव की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसकी सेटिंग को समझना बहुत जरूरी होता है। ईरान के मामले में इसकी सेटिंग इसकी जमीन है, इसके पहाड़, पठार और रेगिस्तान। इसका भूगोल सिर्फ एक नक्शा नहीं है, इसने हजारों सालों से इसकी किस्मत को गढ़ा है। जैसा कि इस नक्शे पर देखा जा सकता है, ईरान भूगोल के लिहाज से एक प्राकृतिक किला है। पश्चिम में ज़ाग्रोस पर्वत की एक बहुत बड़ी दीवार है, केंद्र में एक विशाल सूखा पठार है और पूर्व में विशाल नमक के रेगिस्तान हैं, जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। इस भूगोल ने इसे हमलावरों से तो बचाया, लेकिन इसने देश के अंदर भी लोगों को अलग थलग रखा, जिससे एक बहुत ही अनोखी और विविध संस्कृति विकसित हुई। चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और उस सुनहरे दौर में चलते हैं जब दुनिया फारस के नाम से कांपती थी। ये महान साम्राज्यों, शक्तिशाली बादशाहों और एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति का समय था जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। ये सब शुरू हुआ मेडियन साम्राज्य से, जिन्होंने पहली बार ईरानी लोगों को एकजुट किया। लेकिन असली गेम चेंजर थे साइरस द ग्रेट, जिन्होंने 550 ईसा पूर्व में अकेमनेट साम्राज्य की स्थापना की। एक ऐसा साम्राज्य जो मिस्र से लेकर भारत तक फैला था। सदियों तक पार्थियन और ससानियन जैसे राजवंशों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और रोम जैसी महाशक्तियों को चुनौती दी। मतलब 1000 साल से ज्यादा समय तक फारस दुनिया के केंद्र में था। फिर 7वीं सदी में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अरबों की जीत ने फारस के ज़ोरोस्ट्रियन साम्राज्यों का अंत कर दिया और इस क्षेत्र में इस्लाम को ले आए। लेकिन ये फारसी संस्कृति का नहीं था। असल में ये एक नए और शायद और भी शानदार अध्याय की शुरुआत थी, जिसे हम इस्लामिक स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं। इसी इस्लामिक गोल्डन एज में फारसी टैलेंट फिर से खिल उठा। रूमी और हाफिज जैसे कवियों ने ऐसी कविताएं लिखी जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। इब्ने सिना जैसे विद्वानों ने चिकित्सा में क्रांति ला दी। बीजगणित और खगोल विज्ञान में अविश्वसनीय खोजें की गईं। फारस इस्लामी दुनिया का बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था, जिसका प्रभाव यूरोप के पुनर्जागरण तक फैला। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब कहानी में एक विनाशकारी संकट आता है, एक ऐसा मोड़ जिसने इस क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया, लेकिन आखिर में एक नई और बिल्कुल अलग राष्ट्रीय पहचान को भी जन्म दिया। इस आंकड़े की भयावहता की कल्पना कीजिए। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के मंगोल आक्रमणों ने ईरान के पठार की 3/4 आबादी का सफाया कर दिया। 4 में से 3 लोग मारे गए। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक सभ्यता का लगभग विनाश था। इस तबाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी राख से 1501 में सफवी राजवंश का उदय हुआ। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो ईरान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने शिया इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। ये एक बहुत ही साहसिक कदम था, जिसने उन्हें अपने शक्तिशाली सुन्नी पड़ोसियों, पश्चिम में ऑटोमन और पूर्व में मुगलों से एक अलग पहचान दी और मध्य पूर्व में एक नई धार्मिक दरार पैदा कर दी जो आज भी मौजूद है। ये समझना बहुत जरूरी है कि 500 साल पहले लिया गया ये एक फैसला आज भी मध्य पूर्व की भू राजनीति को प्रभावित करता है। ईरान का शिया होना और उसके पड़ोसियों का सुन्नी होना इस क्षेत्र के कई संघर्षों की जड़ में है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे इतिहास हमारे आज को आकार देता है। चलिए अब कहानी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 20वीं सदी में, जहां तेल की खोज और वैश्विक राजनीति के दबाव ने एक क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी।
और यहीं पर हमारा शुरुआती सवाल वापस आता है। पहलवी राजवंश, जो ईरान का आखिरी शाही परिवार था, देश का आधुनिकीकरण करना चाहता था। अपनी प्राचीन गौरवशाली विरासत पर जोर देने के लिए 1935 में रजा शाह ने दुनिया से देश को फारस के बजाय ईरान कहने को कहा, जिसका मतलब है आर्यों की भूमि। ये अतीत को भविष्य से जोड़ने की एक कोशिश थी। 20वीं सदी के मध्य में ईरान दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था और ये स्लाइड उस विभाजन को पूरी तरह से दिखाती है। एक तरफ शाह की श्वेत क्रांति थी, गगनचुंबी इमारतें, आधुनिक महिलाएं और पश्चिम के साथ करीबी रिश्ते। दूसरी तरफ पारंपरिक समाज था, जिसका नेतृत्व आयतुल्ला खुमैनी जैसे धार्मिक नेता कर रहे थे, जो इन बदलावों को इस्लामी पहचान पर एक हमले के रूप में देखते थे। ये टकराव अब टाला नहीं जा सकता था। और यही संघर्ष हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है। 1979 की क्रांति, जिसने हजारों साल पुरानी राजशाही को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और जब क्रांति आई तो वो एक तूफान की तरह आई। महीनों के अंदर ही शाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस खालीपन को भरने के लिए आयतुल्ला खुमैनी निर्वासन से एक नायक की तरह लौटे, और जल्द ही एक जनमत संग्रह ने राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जन्म हुआ। 2500 साल की राजशाही कुछ ही महीनों में ढह गई। तो इस क्रांति ने बनाया क्या? एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी एक धर्मतांत्रिक गणराज्य, जो दुनिया में अपनी तरह का एक अनूठा प्रयोग था। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां चुने हुए राष्ट्रपति और संसद तो हैं, लेकिन अंतिम अधिकार एक गैर निर्वाचित धार्मिक नेता, सुप्रीम लीडर के हाथ में है। इस तरह प्राचीन फारस का साम्राज्य दुनिया के पहले आधुनिक इस्लामिक गणराज्य में बदल गया। तो हमने 2500 साल का एक लंबा सफर तय किया, प्राचीन साम्राज्यों से लेकर विनाशकारी आक्रमणों तक, सांस्कृतिक स्वर्ण युग से लेकर एक आधुनिक क्रांति तक। इस लंबे और जटिल इतिहास को देखते हुए ये सवाल सोचना लाजमी है कि ईरान की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।